जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रथम अकादमी परिवार में। मैं सूरज कुमार। आज हम लोग जो आपका क्लास 8 का विज्ञान का जो मॉडल पेपर आया था उसका आज हम लोग डिटेल सॉल्यूशन पर बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, जो सबसे पहला प्रश्न लिखा है कि सूक्ष्मजीव का निवास स्थान कहाँ है। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत बार आया हुआ प्रश्न है आपके एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में मैं बात कर रहा हूँ। ये प्रश्न ऐसे भी पूछता है कि सूक्ष्मजीव निवास करते हैं या सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं। ये सभी जो है आपका एक ही क्वेश्चन का टाइप है, इसी प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो और ऑप्शन भी आपको सेम दिखेगा इस प्रकार से। तो जहां भी आपके पास उपयुक्त सभी दिख जाए उसको मार दीजिएगा। ठीक है, जनरली आपके पास जो ऑप्शन बनता है या तो इस प्रकार से देगा, वायु में, पानी में, अच्छा जीवित वस्तु पर उपयुक्त सभी ऐसे देगा, हवा में, जल में, उसके बाद आपके पास दे देगा मिट्टी में। ठीक है, तो उपयुक्त सभी मार दीजिएगा। इस प्रकार से ऑप्शन बनता है। बाकी सूक्ष्मजीव जो होता है ये हर जगह पे पाया जाता है, बस ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर से फैलता है। सबको पता है कि मच्छर काटेगा तो मलेरिया हो जाएगा, डी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बायोडीजल के निर्माण में कौन सूक्ष्मजीव सहायक है। तो बायोडीजल के निर्माण के लिए हम लोग शैवाल का उपयोग कर सकते हैं, सी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे बड़ी कोशिका कौन है। वैसे देखा है तो यहाँ पे सबसे बड़ी एक कोशिका पूछ रहा है, एक कोशिका जीव कौन है। यहाँ पे एक लिखना शायद छूट गया है। ठीक है, तो देखा जाए तो शुतुरमुर्ग का जो अंडा है वो पूरा एक कोशिका का बना होता है और सबसे बड़ा अंडा होता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा मतलब सबसे बड़ा कोशिका होता है इस अंडा का। तो आपका बी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और एक्चुअली बात है, अंडा में सबसे बड़ा शुतुरमुर्ग का भी अंडा ही होता है। अच्छा, कोशिका के किस भाग में गुणसूत्र उपस्थित होता है। कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्र पाया जाता है, ए नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किस धातु की भौतिक अवस्था द्रव रूप में होती है। तो जो पारा होता है जिसको हम लोग मर्क्यूरी बोलते हैं, ठीक है ना, जिसको हम लोग Hg से दिखाते हैं, बेसिकली ये कमरे के टेम्परेचर पर नॉर्मली द्रव अवस्था में पाया जाता है। और ये बेसिकली उष्मा का, और जो आपके पास देखा जाए तो आपका इलेक्ट्रिसिटी का है, ये हीन चालक होता है, बोलो कि चालक ना के बराबर करता है। इसीलिए तो आप लोग को देखोगे कि जो पारा का उपयोग किया जाता है थर्मोमीटर में किया जाता है। ठीक है, और जबकि ये धातु है, ठीक है ना, ये चीज़ तो भी याद रख लीजिएगा मेरी बात। अच्छा, एक्सरे करने हेतु किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो इसमें तो जैसे कि आपका इसमें आंसर दिया तो लेड लिखा हुआ है, परंतु इसका मैंने बहुत जगह पे कॉपर देखा हुआ है। ठीक है, और बहुत जगह पे तो मैंने इसका और एक टंगस्टन होना चाहिए था, जो कि ऑप्शन में कहीं है नहीं। बाकी इसका आपको सही आंसर क्या लग रहा है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। झारखंड में जादूगोड़ा में किस धातु की प्रचुरता विद्यमान है। तो यूरेनियम, सी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। धातु का वह गुण जिससे उन्हें पीट कर चादर बनाई जा सकती है, यह बेसिकली उसकी आधात वर्धनीयता कहलाती है। ठीक है, तन्यता क्या होता है। धातुओं को पतले तार के रूप में ढालने का जो गुण होता है धातुओं के पास, वो आपका तन्यता का गुण कहलाता है। एक चीज याद रख लीजिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि 2 ग्राम सोना को आप लोग पता है 2 ग्राम बोल रहा हूँ, 1 ग्राम सोना को आप लोग 2 किलोमीटर तक खींच सकते हो लंबे तार के रूप में। ठीक है, कितना तन्य होता है सोच के देखो सोना। अच्छा, यह है कि इनमें से उष्मा की सबसे कम चालक धातु कौन सी है। तो पारा अभी मैंने आपको बताया था, ये उष्मा का, विद्युत का हीन चालक होता है, कम चालन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा घोल विद्युत का कुचालक है। सुचालक नहीं, कुचालक, यानी कि कौन इलेक्ट्रिसिटी फॉलो नहीं करेगा। तो नल का पानी हो या नींबू का रस हो या सिरका हो, ये तीनों का तीनों करता है, ये सुचालक होता है। परंतु अशुद्ध जल जो होता है जिसका पीएच मान 7 होता है, ये बेसिकली शुद्ध जल इसको ही बोला जाता है, आपका क्या हो जाएगा, ये कुचालक हो जाएगा विद्युत का। अच्छा, किसी धातु पर इच्छित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। उसको हम लोग विद्युत लेपन कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। कभी कभी इंग्लिश नाम विद्युत लेपन की जगह पे लिख देगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग, तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही चीज है। निम्नलिखित में से किसमें आंतरिक जनन होता है। तो मेढक की बात करो, मछली की बात करो, स्टारफिश की बात करो, ये सभी बाहर जनन करते हैं, या फिर बोले कि बाहर में अपने देखा जाए तो जनन की प्रक्रिया पूरा होता है। परंतु जो मुर्गी होता है ये अंदर में इसका जनन की प्रक्रिया होती है, यानी डी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। हाइड्रा में जनन की विधि है, तो हाइड्रा में मुकुलन होता है। ठीक है, तो आपका बी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दाब क्या होता है, घटता जाता है। ठीक है, ए नंबर का ऑप्शन कट हो जाएगा। दाब का मात्रक क्या होता है, फटाक से बच्चा पास्कल मार देगा, ए नंबर का ऑप्शन को रंग देगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि दाब का जो मात्रक होता है नो डाउट पास्कल होता है, साथ ही साथ न्यूटन प्रति वर्ग मीटर भी होता है। कैसे, तो देखो जो दाब होता है, जो प्रेशर होता है, वो बेसिकली क्या होता है,
फोर्स अपॉन एरिया होता है, यानी कि बल बटे में आपका क्षेत्र होता है। ठीक है, तो बल का तो आपके पास न्यूटन हो गया, अपॉन में क्षेत्र का क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। आप जिसको ऊपर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। उसी को तो हम लोग बोलते हैं न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। तो यानी कि बी और ए दोनों करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी दोनों। ठीक है, करेक्ट हो जाएगा सी नंबर का। अच्छा, निम्नलिखित बलों में कौन सा संपर्कित बल है, यानी कि ऐसा बल जो संपर्क से लगे, टू बॉडी के संपर्क से जो बल लगता है उसको संपर्कित बल बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। तो गुरुत्व बल की बात करूँ, स्थिर विद्युत बल की बात करूँ, चुंबकीय बल की बात करूँ, ये तो दूर से ही लगता है बल। लेकिन घर्षण बल तभी लगेगा जब दो वस्तु आपस में कांटेक्ट में होंगी, यानी कि कांटेक्ट फोर्स यही हो जाएगा, डी नंबर का ऑप्शन कट हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, घर्षण बल। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ दहनशील अदहनशील है, यानी कि कौन जल नहीं सकता। तो लकड़ी, पेट्रोल, कोयला सब जलता है परंतु पत्थर जलता नहीं, डी नंबर का ऑप्शन आपका कट हो जाएगा, यही अदहनशील पदार्थ हो जाएगा। अच्छा, किसी पदार्थ के दहन का पोषक पदार्थ है, देखो जैसे हम लोग के लिए पोषक तत्व होता है ना, जैसे कि हो गया कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण होता है, ये भी होती हैं। उसी प्रकार से देखा जाए तो आपके पास जलने के लिए, कोई पदार्थ को दहन करने के लिए उसका पोषक तत्व ऑक्सीजन कहलाता है, क्योंकि उसको जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। सी नंबर का ऑप्शन कट हो जाएगा। किसी ज्वाला का सबसे अधिक गर्म भाग होता है, तो देख लेना, कोई भी ज्वाला होता है बेसिकली लेयर बाय लेयर होता है, तो जो सबसे बाहरी लेयर होता है वो सबसे ज्यादा गर्म होता है, यानी कि सबसे बाहरी भाग, ए नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन दो गुणधर्म मिलकर नर शिशु के रूप में विकसित होगा। तो याद रखना, नर में या फिर बोलो कि पुरुष में एक्स वाई गुणसूत्र पाया जाता है, यानी कि एक्स वाई दिख रहा है कहाँ आपके पास, बी नंबर ऑप्शन में, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। लड़कियों के पास या फिर देखा जाए तो आपके पास मादा शिशु की बात करो तो उसमें सिर्फ एक्स एक्स होगा। ठीक है, चलो। अच्छा, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो बेसिकली याद रखना, एड्स जो होता है वो आपका विषाणु से फैलता है, साथ ही साथ देखा जाए तो ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है, विश्व एड दिवस। ठीक है, सी नंबर का ऑप्शन कट हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था। चला आगे बढ़ते हैं। स्त्रियों में होने वाले मासिक स्राव की सामान्य अवधि क्या है। तो 28 दिन, याद रखना मेरे पास जनरली 28-30 दिन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समतल दर्पणों से बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी और सीधा बनता है, और जितना बड़ा आपका बिंब होता है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है। साथ ही साथ दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु रखा होता है, यानी कि जो बिंब रखा होता है, उतनी ही दूरी पर दर्पण के पीछे और प्रतिबिंब भी बनता है, यानी कि सभी चीजें आपस में देखा जाए तो रिलेटेड करती है, समान होती है। यानी कि दर्पण से वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी समान होगी, जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ा वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, साथ ही साथ जो प्रतिबिंब बनेगा आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। अच्छा, वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाली वस्तुओं को भी दिखा सकता है, उसे क्या कहते हैं, उसको हम लोग पेरिस्कोप कहते हैं, दूर से दूर वस्तु को हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों को कौन नियंत्रित करता है। तो आइरिस नियंत्रित करता है, बी नंबर का ऑप्शन कट हो जाएगा। अच्छा, वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली एवं अक्टूबर से दिसंबर तक फसल की कटाई वाली फसल को क्या कहते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बेसिकली खरीफ फसल बोलते हैं, बी नंबर का ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। स्वपोषी का उदाहरण है। तो स्वपोषी का देखा जाए तो एकमात्र उदाहरण पेड़ पौधा है, कुछ शैवाल भी है। ठीक है, तो जनरली अमरूद का पौधा या फिर अमरूद का पेड़, पौधा बोलना गलत होगा, तो डी नंबर का ऑप्शन कट हो जाएगा। अच्छा, हार्वेस्टर मशीन द्वारा फसल की कटाई की जाती है। हार्वेस्टर एक कटाई का मशीन होता है, यानी कि सी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़े शहरों में रात्रि में चांद, तारे, ग्रह, उपग्रह क्यों दिखाई नहीं देता। क्योंकि वो शहर है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली बात यहाँ पे ये है कि वहाँ पे धूल, धुएं, मतलब बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है वायुमंडल में, जिस कारण से आकाश जो होता है वो धुआं के कारण, धूल के कारण वो विजिबल नहीं हो पाता, जिससे तारा हो गया, बहुत सारे उपग्रह ग्रह में नजर नहीं आते। ठीक है, तो इसलिए कि धूल धुएं से भरे आसमान में कहीं खो जाते हैं, मतलब दिखाई नहीं देते, सी नंबर का ऑप्शन कर जाएगा, पोल्यूशन के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सबसे दूर का ग्रह कौन है। तो यहाँ ऑप्शन में मैं बात करूँ तो नेपच्यून। ठीक है, ए नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, खगोलीय पिंडों की दूरी को किस इकाई में मापा जाता है। तो खगोलीय पिंडों की दूरी यानी कि बहुत दूरों की, ये किलोमीटर वगैरह में नहीं मापा जाता है, इसको प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। अच्छा, एक प्रकाश वर्ष कितने किलोमीटर के बराबर होता है, तो आप लोग मुझे बताइएगा। बाकी बता देता हूँ कि एक प्रकाश वर्ष का मतलब ये होता है कि प्रकाश जो 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की गति से चलती है, जो कि अभी तक का ज्ञात सबसे स्पीड गति है। तो यही गति, ये जो प्रकाश की गति है, ये जब प्रकाश 1 साल तक जितना गति तय करेगा ना, जितना दूरी तय करेगा, वही
1 प्रकाश वर्ष के बराबर होगा। तो समझ लो कितना बड़ा है ये, ठीक है। चलिए इसी को लाइट ईयर बोलते हैं। अच्छा, किस घर्षण की अपेक्षा सर्पी घर्षण कम होता है? तो एस्थेटिक घर्षण की अपेक्षा सर्पी घर्षण कम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तरल, देखो तरल का मतलब जनरली सिर्फ जल ही नहीं होता है, जिसके पास बहने की टेंडेंसी होती है वो तरल में आता है, जैसे कि हवा हो गया, जल हो गया, ठीक है। में गति करने वाली वस्तु को उचित आकार देकर घर्षण बल कम किया जा सकता है। बी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अच्छा, कुछ क्वेश्चन छूटा तो नहीं ना? नहीं, चलो 35 नंबर पर आते हैं। यह है कि किस आकृति की वस्तु पर तरल घर्षण कम हो जाता है? तो जनरली नौकाकार, इसलिए तो देख लो नौकाकार जो गति नौकाकार जो होता है, यानी कि इस प्रकार से शुभ जिसको हम लोग बोलते हैं जनरली में, ठीक है। तो इस प्रकार का जो आपका आकृति होता है वो उसमें जो तरल घर्षण होता है वो सबसे कम लगता है। इसलिए देखना एरोप्लेन इस प्रकार से बनाया जाता है, पानी का जो नौका वगैरह होता है वो भी इस प्रकार से होता है, तो जनरली इसी कारण से होता है। अच्छा, लिखा है पे प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा किसे कहा जाता है? देखो सबसे पहले संश्लेषित रेशा तो बना हमको नो डाउट कि आपके पास रेयन था, लेकिन एक्चुअली में जो आपके पास नायलॉन है ये पहला ऐसा संश्लेषित रेशा जिसको हम लोग प्योर संश्लेषित रेशा बोल सकते हैं, यानी कि इसको पूर्ण रूपेण आपका लैब में बनाया गया। इसमें किसी भी प्रकार के देखा जाए तो प्रकृति पर डिपेंडेंसी नहीं है। ऐसा बोलना गलत होगा, परंतु देखा जाए तो प्राकृतिक रूप से डिपेंडेंट नहीं था। रेयन जो था ये बेसिकली रेशम को देखकर बनाया गया था, क्योंकि रेशम जनरली ये सर्वप्रथम रेशम जो था वो चीन में बना था, और चीन वालों ने इसको बहुत दिनों तक इसको बनाने की विधि को छुपा कर रखा था, जिस कारण से मार्केट में दूसरे देशों में चीन का रेशम के कपड़े का डिमांड बहुत ज़्यादा था। और एक्चुअली में इसे देखने में, इसको तरह तरह का डिजाइन में ढालना आसान था, और साथ ही साथ ये देखने में बड़ा अच्छा लगता था, इसलिए बहुत महंगा बिकता था। तो इसी के लिए बाहर के देशों के वैज्ञानिकों ने क्या किया, रेशम का ही एक डुप्लीकेट बनाया संश्लेषित रेशा के रूप में, जिसको हम लोगों ने रेयन का नाम दिया, ठीक है। और रेयन को बनाने में एक प्रकार का प्राकृतिक पदार्थ का भी उपयोग होता है, इसलिए ये पूर्ण रूपेण संश्लेषित रेशा नहीं था, ठीक है ना। परंतु उसके बाद जो नायलॉन बना यह पूर्ण रूपेण संश्लेषित रेशा था, यानी कि बी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस धागे की मजबूती सबसे अधिक होती है? तो आपने सुना होगा कि नायलॉन जो होता है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। जी हाँ, इसका उपयोग जनरली पैराशूट के कपड़ा बनाने में, पैराशूट के रस्सियाँ बनाने के लिए, पहाड़ चढ़ने में जो रॉक क्लाइंबिंग की जो रस्सियाँ आती है उसमें बनाने में किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दमकल कर्मचारियों के कपड़ों पर किसकी परत चढ़ी होती है? दमकल मतलब वही फायर एक्सटेंशन वाले जो लोग होते हैं, यानी कभी आग लगने पर जो फायर एक्सटेंशन जो आते हैं, ठीक है ना, बड़े से गाड़ी में रेड कलर का, तो वहाँ के जो कर्मचारी होते हैं जो पाइप वगैरह पकड़ के घरों में जाके लोगों की जान बचाते हैं आग लगे हुए घरों में, तो वो एक विशेष प्रकार का कपड़ा पहनते हैं जो बेसिकली एक प्लास्टिक का बना होता है। बोले सर प्लास्टिक का? जी हाँ, प्लास्टिक भी बहुत तरह का होता है। एक होता है जो कितनों उसको हीट दो वो पिघलने वाला नहीं है, तो उसी प्रकार से होता है मेलामाइट। मेलामाइट एक प्लास्टिक का ही टाइप है जिसको आग से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए आपके पास उसका जो कपड़ा बनता है वो मेलामाइट का बनता है। इन का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करती है? देखो एक प्रबलता होता है, एक तीक्ष्णता होता है, जिसी को हम लोग तारत्व भी बोलते हैं। प्रबलता जो होता है ये बेसिकली ध्वनि की आयाम पर निर्भर करता है, और आयाम का ऐसा मतलब भी याद रखना मीटर होता है, क्योंकि आयाम एक प्रकार का दूरी होता है, ठीक है ना। और जो आपके पास प्रबलता होता है या फिर जो तीक्ष्णता या फिर जो तारत्व होता है, बेसिकली ये जो ध्वनि की आवृत्ति होती है, ठीक है ना, उस पर निर्भर करता है, ठीक है। और आवृत्ति का ऐसा मतलब क्या होता है आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, ये बहुत बार क्वेश्चन में आया हुआ, तो देखना चाहते हो किस किस बच्चा को आता है, ठीक है। तो फिलहाल प्रबलता की बात करूं तो ये आयाम पर निर्भर करता है, ठीक है। तो ध्वनि की प्रबलता घटाने के लिए हमें ध्वनि की कंपनों को क्या करना पड़ेगा? कंपनों को यानी कि आयाम को घटाना पड़ेगा, ठीक है ना। उसकी जो ध्वनि की कंपन है, यानी कि ये जो है आपका, ये जो मध्य बिंदु से जो अधिकतम विक्षोभ होता है यही आपका क्या कहलाता है? आयाम कहलाता है। तो इस आयाम को कम करना पड़ेगा, तभी ध्वनि की प्रबलता घटेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रबलता मतलब क्या होता है? लाउडनेस होता है, याद रखना मेरी बात, ठीक है। अच्छा, पराश्रव ध्वनि के कंपनियों की आवृत्ति होती है, यानी कि बोलिए पराश्रव ध्वनि की आवृत्ति क्या होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में। एक होता है अवसरव ध्वनि, तो अवसरव ध्वनि का 20 हर्ट्ज से कम होता है, ठीक है ना। और होता है एक होता है पराश्रव ध्वनि, पराश्रव ध्वनि 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होता है, और जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज या उससे ज़्यादा या 20,000 हर्ट्ज या उससे कम होती है तो उसको सरव ध्वनि बोलते हैं, जो कि क्वेश्चन में पूछा भी है। और एक याद रख लीजिएगा, ये ऑप्शन में आपको 20 हर्ट्ज से आपको 20 किलो हर्ट्ज दे दे तो भी बात बराबर है, क्योंकि 20 किलो हर्ट्ज का ही मतलब 20,000 हर्ट्ज होता है। तो ऑप्शन में या तो ऐसे देगा या तो नॉर्मली आपके पास इस प्रकार से दे देगा 20 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। तो ऑप्शन में कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छा, रिएक्टर पैमाने पर किसी तीव्रता वाले भूकंप विनाशकारी माना जाता है। तो
तो बेसिकली रिएक्टर पैमाने पर अगर 7 से अधिक तीव्रता वाला कोई भूकंप आया तो वो विनाशकारी माना जाता है। ठीक है। अच्छा, वायुमंडलीय विद्युत की खोज की थी तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। बी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। एटमॉस्फेयर इलेक्ट्रिसिटी को बोला जाता है इंग्लिश में। अच्छा, ऊन से रगड़ी गई एबोनाइट की छड़। सबसे पहली बात, जैसे आप लोग ऊन से एबोनाइट की छड़ को अगर रगड़ोगे तो एबोनाइट की छड़ नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन फिट बैठता है? ऑप्शन नंबर सी फिट बैठता है, क्योंकि रेशम से रगड़ी हुई कांच की छड़ को आकर्षित करता है। क्योंकि जो रेशम से जब आप लोग कांच की छड़ को रगड़ोगे तो कांच की छड़ में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये पॉजिटिव और एबोनाइट की छड़ जो कि नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट कर जाएंगे, यानी कि एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। सी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वायुमंडल में किन गैसों की वृद्धि से विश्व तापन की समस्या हो रही है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है? ठीक है ना, वैश्विक उष्णन भी बहुत कोई बोलता है। तो बेसिकली मुख्यतः CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन CH4 के कारण। ठीक है, तो ये दो मुख्य गैसें हैं। सी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर पाई जाने वाली विशाल विवर्तनिक प्लेटों की संख्या, टेक्टोनिक प्लेट, तो जनरली 7 होना चाहिए। तो आप लोग देख लीजिएगा एक बार, एक्चुअली 7 ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी आपका 8 क्लास का एक जगह पेनसेट में 12 लिखा हुआ है, पता नहीं ऐसा क्यों लिखा है, 7 होना चाहिए था। ताजमहल में लगे पत्थरों का क्षरण हो रहा है, इसका मुख्य कारण क्या है? अम्ल वर्षा। ठीक है ना, याद रखना मेरी बात। अच्छा, द्वितीय प्रदूषक है, तो द्वितीय प्रदूषक में आपका सल्फर हो गया, नाइट्रोजन के अम्ल आते हैं। ठीक है, इनके जो अम्ल होते हैं ये द्वितीय प्रदूषक में आते हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक चीज बता दो, प्रथम प्रदूषक और द्वितीय प्रदूषक क्या होता है? देखो, प्रथम प्रदूषक क्या होता है? जो डायरेक्टली कोई चीज पॉल्यूशन होता है। ठीक है ना, जैसे कोई भी चीज, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है ना, आपका ये सभी चीजें क्या होता है कि डायरेक्टली रिलीज होती है। लेकिन एक क्या होता है कि द्वितीय प्रदूषक क्या होता है कि जो प्राथमिक प्रदूषक है उनके साथ कोई चीज हवा में ऐसा होगा जो रिएक्ट कर कर एक नया प्रदूषक बनाएगा, वो द्वितीय प्रदूषक में आएगा। यानी कि प्राथमिक प्रदूषक में डायरेक्टली होता है, और द्वितीय प्रदूषक में देखा जाए तो आपके पास इनडायरेक्टली, यानी कि कोई चीज पहले से प्रदूषक था या कोई चीज था ऐसा जिससे रिएक्ट होकर कोई दूसरा प्रदूषण का चीज बना, जैसे कि सल्फर, नाइट्रोजन के अम्ल हो गए, ये सभी होते हैं द्वितीय प्रदूषक में अंतर आते हैं। ठीक है ना, चलो। अच्छा, मुख्य प्रजातियों का विलुप्त होना और गायब होना में माने इसके क्या कारण है? तो जनरली इसका शिकार और आवासों का विनाश। बेसिकली यहाँ जंगल की बात चल रही है, क्योंकि जो जीव जंतु है, जो प्रजातियां जो रहती हैं, ये सभी जंगल में ही रहती है। तो यहाँ जंगल की बात चल रही है, आवास मैंने घर का बात नहीं चल रहा है। तो आवास और उनका शिकार के कारण। बाकी दोनों का सुनो, पेड़ लगाना, और इसमें लिखा है कि वनों का संरक्षण। तो वनों का संरक्षण और पेड़ लगाओगे तो इनकी संख्या बढ़ेगी, ठीक है ना, कि घटेगी। तो 1 और 4 जहां दिख रहा है, 1 और 4 जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लिखा है कि पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग लाया जाता है? तो जो बिटुमिन होता है ये बेसिकली सड़क निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है, जो कि एक पेट्रोलियम का इस टाइप का समझ लो। ठीक है, तो पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। तो ये था आपका पूरा मॉडल पेपर। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, एक्सप्लेनेशन समझ में जरूर अच्छा लगा होगा। तो लाइक जरूर कीजिएगा, साथ साथ अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। और आपको लगातार आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिया जा रहा है 8 का। आपको ऐसे देखा जाए तो सभी क्लास का दिया जा रहा है, पर आपको 8 से मतलब है तो 8 का आपको हिंदी का, इंग्लिश का, साइंस का, मैथ का, आपका SST का, सबका दिया जा रहा है। तो आप लोग आराम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ना शुरू कर दो, नहीं किए हो तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हो। और साथ ही साथ ये अगर हमारा मॉडल पेपर जो आप लोग को मैंने कराया, ये भी अगर कर लेते हो तो मेरी बात मानो, आपको क्वेश्चन नहीं छूटेगा, A+ सब्जेक्ट में आराम से आएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा।